दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी जो है गाड़ी से सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक जो है ठेला लगा हुआ दिखाई देता है। जो ठेला हुआ लगा हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों एक महिला ठेला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद दोस्तों जो महिला वहाँ ठेला लगाई थी वह एसडीएम साहब उनके पास जाने लगते हैं। जब वह एसडीएम साहब को अपने तरफ आता हुआ देखती है तो अपना चेहरा को बिल्कुल ढकने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उसे कहते हैं, अंजू मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, तुमको चेहरा छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगती है अंजू और फूट-फूट कर रोने लगती है और एसडीएम साहब के सामने वह रोक जो है अपने आप को रोक नहीं पाती है, उनसे माफ़ी माँग रही थी। एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में क्या रिश्ता था, यह जानते हैं पूरी घटनाक्रम की कि पूरी घटनाक्रम की क्या सच्चाई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे केवल छोटी सी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लाइक करने से आप लोगों का हमें हौसला मिलता है और भी ज़्यादा जो है हौसला बढ़ता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को सुनाती हूँ। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के राजस्थान जिले के एक गांव की है जहां पर एक अंजू नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, अंजू दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। अंजू कभी-कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, अंजू अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मंजू अंजू की उम्र भी बढ़ रही थी। अंजू के माता पिता अंजू की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। अंजू के पिताजी और उसका भाई दोनों लोग मिलकर अंजू के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी उनको मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम विवेक होता है। विवेक दिखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारी भी था। माँ-बाप की इज़्ज़त करना बहुत अच्छे से वह जानता था। दोस्तों, जैसे ही अंजू के पिताजी और अंजू का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं तो उस लड़के का जो स्वभाव था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सरल था। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है और वह लोग लड़का घर परिवार की इज़्ज़त करने वाला था, जिस वजह से वह लड़का अंजू के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से अंजू की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद अंजू के पिताजी जब घर पर आते हैं तो अंजू अपने पिताजी पूछती है, पिताजी पापा आपने जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है वह लड़का सुंदर तो है ना, वह लड़का मेरे लायक तो है ना, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों अंजू के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शकल सूरत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचार का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अंजू अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा समय उससे मायूस हो जाती है। तभी जो अंजू का भाई था वह उस लड़के का फोटो अंजू को दिखाता है। जब लड़के का फोटो अंजू को देखते हैं तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से मायूस हो जाती है। दोस्तों, अंजू सोचती है कि लड़का तो दिखने में खूबसूरत नहीं है, वह कुछ खास नहीं लग रहा है। क्या होगा मेरी शादी उसके साथ कैसे होगी, कैसे मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर अंजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो है वह लड़का पढ़ा लिखा था। जो अंजू के भाई और पिताजी दोनों समझाते हैं, तब अंजू जो है समझ के शादी के लिए तैयार हो जाती है। सरकारी नौकरी करने लगेगा जो जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल तरीके से जो है तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी। तुमको कमी किसी भी चीज़ की महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अंजू जो भी थी वह कि कभी कहीं उस लड़के की शक्ल और सूरत की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस लड़के से वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाज़त नहीं होती है कि वह अपनी मर्जी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके कि पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी है। दोस्तों, अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं। दोस्तों, अंजू भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है, हाँ कह देती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है और शादी का समय भी नजदीक आ जाता है और जो है अंजू की शादी आ जाती है। अंजू शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होकर घर में जो है खुशियों का माहौल हो रहता है। सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे।
कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद जब समय आता है जयमाल का, तभी अंजू जो है वह दूल्हे की तरफ जो दुल्हन की तरफ जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आती है तब अंजू लड़की को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अंजू बहुत ही खूबसूरत थी। वरमाला डालने से मना कर देती है। अंजू अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह लड़का बहुत ज्यादा काला है। मैं इस शादी नहीं कर सकती हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी जबरदस्ती से शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा, बहुत बुरा होगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद अंजू शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे वह दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी मायूस होकर परेशान होने लगता है। दूल्हा अंजू के पिताजी से पूछता है कि क्या दूल्हा और दुल्हन के दूल्हे के पिताजी दोनों लोग अंजू के पिताजी से पूछते हैं कि आपने आपने मेरे बेटे के बारे में बताया नहीं था क्या? अपनी बेटी के बारे में शक्ल सूरत में थोड़ा सा जो है सांवला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों, अंजू के जो पिताजी थे वह भी बहुत ज्यादा लाचार थे और अंजू का भाई भी बहुत ज्यादा लाचार था। अंजू को समझाने के दोनों लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंजू जो है वह अपने पिताजी की बातों को नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी अंजू से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा सो देख लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंजू शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब अंजू का भाई और अंजू के पिताजी दोनों लोग अंजू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोगों की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, वह लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं होगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो इस तरीके से उस दिन अंजू को समझाया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार है उसको कानून ने दिया है। अब जो अंजू के पिताजी और उसका भाई जो था वह दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था वह जो दूल्हा था उसको अपनी अपनी जो है बारात वापस लेकर जानी पड़ती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था तभी इस गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पास दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बुरा नहीं मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है, इससे ज्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या क्या बात है। तब दोस्तों वह कहता है किसान कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको जो है बदनामी नहीं होगी, बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। जब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है, तब वह किसान कहता है कि देखिए, मेरी एक बेटी है, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानती है, घर का सारा काम धाम जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी, आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करेगी और आप लोगों को भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से शादी करवाकर बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे का जो पिताजी है वह सोच रहे थे कि शादी में इतना ज्यादा खर्चा हो गया है और इस घर के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा, धज्जियां उड़ जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से रीति रिवाज के साथ उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। लड़का भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी होने के बाद जो लड़का है वह लड़की को लेकर विदा कराकर अपने घर चला आता है। इधर जो अंजू थी वह जब अपनी शादी तोड़ती है तो तोड़ने के बाद वह 2 महीने के बाद वह शहर चली जाती है और शहर में जाने के बाद अंजू
जो है एक नौकरी करने लगती है। और अंजू की दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम राहुल था। अंजू की मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। पहली बार देखती है तो उसको एक ही झटके में प्यार हो जाता है, राहुल पसंद आ जाता है और बार बार राहुल को वह देखा करती थी। हमेशा राहुल को भी ऐसा लगने लगता है कि अंजू उससे प्यार करती है, जिस वजह से राहुल वह भी कभी कभी या फिर हमेशा वह अंजू के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। एक साल के बाद अंजू और राहुल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अंजू सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने विवेक से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अंजू यह भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का राहुल उसको मिल गया है। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों अंजू नहीं जानती थी कि राहुल को वह जितना अच्छा समझ रही है उतना अच्छा राहुल नहीं है। दोस्तों राहुल जो है वह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाता था और दारू शराब पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन राहुल की ये खासियत थी कि राहुल कभी भी जब अंजू के से मिलने आता था, उसके सामने जब आता था तो दारू शराब पीकर भी नहीं आता था, फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वह हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर अंजू के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। अंजू को पूरा भरमा दिया था। दोस्तों अंजू 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और राहुल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब अंजू के माता पिता को पता चलता है अपनी मर्जी से यह शादी करना चाहती है तो वह लोग भी उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोग भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। माँ बाप जहाँ शादी करते हैं वहीं पे लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वह लोग जो थे वह अंजू की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं और अंजू की शादी राहुल से करवा देते हैं। दोस्तों राहुल देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था। यही सब देख करके जो अंजू थी वह राहुल को पसंद करने लगी थी और उसे शादी भी कर ली। शादी होने के बाद जब अंजू राहुल के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं उस विवेक से शादी नहीं की, उस काले से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों अंजू यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली है और उसकी इस बात को भनक भी नहीं लगती है। दोस्तों शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीने में अभी भी अंजू को यह पता नहीं चलता है कि उसका जो पति है वह नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि राहुल घर पर भी दारू शराब नहीं पीकर आता था। जब भी लड़कियों से के साथ मौज मस्ती उसको करना होता तो वह होटल को बुक कर लिया करता था, होटल पर भी मौज मस्ती किया करता था और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल होते हैं और अंजू एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर अंजू को थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि उसका जो पति है वह दारू बाज है। लेकिन दोस्तों अब अंजू उसके पीछे बोलती भी नहीं थी, वह सोचती है कि चलो कभी कभार पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे जो है उसकी हरकतें उसकी बढ़ती जाती है, ज्यादा बढ़ती चली गई थी। राहुल अब अंजू के सामने दारू शराब पीकर आने लगा, लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा, घर में लेकर आने लगा लड़कियों को। अंजू को उसको मना करती अंजू, तब राहुल उसको डांट दिया करता, मार पिटाई करने लगता, कुछ भी जो है उसको बोलने नहीं देता और मार पिटाई पे उतारू हो जाता था, कहता था कि मैं तुम्हें भगा दूंगा। अब दोस्तों अंजू को बहुत बड़ा झटका लगता है, वह पछताने लगती है कि मेरे मम्मी पापा ने जो शादी तय किया था मैंने उसको नहीं किया, अपनी मर्जी से किया, अब मैं क्या करूं। जब यह बात सुनती है तो अंजू सोचती है कि अपनी मर्जी से शादी की हूं, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जितनी खूबसूरत मैं थी उतना सुंदर यह भी था। मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदर का कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया है, पूरे तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों उस समय अंजू को यह बात पता चल गई थी कि जो राहुल है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा था और इसी बात को लेकर राहुल और अंजू के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों इस तरीके से लड़ाई झगड़े करते करते पूरे 1 साल और गुजर जाते हैं और अंजू एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों अंजू की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब अंजू की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो अंजू एकदम से मजबूर हो चुकी थी और अंजू राहुल को छोड़कर जा भी नहीं सकती है और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों अंजू अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था
जो भी उसके ऊपर बीत रहा था वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों अंजू सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगा कि उसके साथ यह सब हो रहा है, तो वह सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इस चीज को देखो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी नहीं। इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से राहुल और भी ज्यादा टेंशन में रहने लगता है और भी ज्यादा दारू पीने लगता है, जिस वजह से घर में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और रोज रोज लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। दोस्तों यह यहाँ तक न बात आती कि राहुल के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाइयाँ करा सके। इस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जो अंजू है वह अपने पति से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि अंजू अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएँगे तो वह कहीं की नहीं रह जाएगी। वह अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी और यही हाल उसका भी हुआ था। उसका दोस्तों अंजू अपने पति से लड़ाई झगड़े जो है चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में ही एक रूम रेंट पर लेकर जो है अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहने लगती है। अंजू सोचती है कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो अंजू है वह जहाँ पर रहती थी, जिस रूम को किराए पर लेकर आई थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, जगह थी थोड़ी-सी, वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। सब्जी बेचकर अंजू को रोज़ 200 से 300 रुपए मिल जाते थे। उन पैसों में से वह अपने बच्चों का पालन-पोषण आराम से कर लेती और इस पैसों में से कुछ पैसा बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। तभी अभी 3 महीने हुए थे अंजू को वहाँ पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए, तभी अचानक अंजू को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी तय हुई थी, उस लड़के से वह शादी नहीं की थी, वो शादी करने से मना कर दी थी, वह लड़का आज एसडीएम बन गया है। अब अंजू अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मैंने मान लेना चाहिए था और उससे शादी कर लेना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि माँ-बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वह अच्छा ही सोचते हैं। माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन जो लोग अपने माँ-बाप की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है, लेकिन उसे उस समय पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों धीरे-धीरे करके वक़्त गुज़र रहा था। अंजू मजबूर थी, अपने मायके अपने माँ-बाप के पास भी नहीं जा सकती थी। अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो एसडीएम था, जो बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाती है। एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर-उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नज़र जाती है अंजू के ऊपर, जो ठेले पर सब्जी बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि यह वही लड़की है ना फिर कोई और, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी अंजू जो है वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पहचान लेती है कि यह वही लड़का है, जो अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि यह वही लड़की है और कोई दूसरी नहीं है, बल्कि वह लड़की अंजू ही है। दोस्तों एसडीएम साहब अंजू से कहते हैं कि अंजू, मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तब अंजू जो है वह एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया नहीं। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब अंजू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो, तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, वह बहुत सुंदर था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वह लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जियां क्यों बेच रही हो। तब दोस्तों जो है अंजू वह अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठकर सुनाती है और बताती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद दो तो ठीक था, लेकिन और 2 साल बाद वह शराब के लत में पड़ गया था, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध बनाने लगे थे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीजों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसको छोड़ना पड़ा और अपने घर में भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपनी शादी की हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
वह भी लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे, इसीलिए मैं घर वालों को भी नहीं बताया। कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, एसडीएम साहब काफ़ी देर तक अंजू से बातचीत करते हैं और वहाँ से जब जाने लगते हैं तब अंजू से कहते हैं, अंजू अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में है। दोस्तों, इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई थी। वह पूछती है कि यह तो वह अंजू है ना, जो हमारे गाँव की लड़की है। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ, यह वही लड़की है, अंजू है, जिससे हमारी शादी तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है, यह वहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही है? उसकी पत्नी तो शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब उसकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अंजू को अपनी शकल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड उस दिन टूट गया था और आज उसकी शकल सूरत उसके काम नहीं आ रही थी। शकल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि जो लड़का है जिससे आपकी शादी हो रही है वह आपके साथ जीवन भर रह सकता है कि नहीं रह सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपको प्यार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वह लड़का चाहे आपको अमीरों की तरह फोर व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है। वह लड़का अच्छे-अच्छे होटल में खाना खिला सकता है कि नहीं। लेकिन वह लड़का आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। इससे बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का अपनी बीवी की इज्जत ना करना जानता होगा, ना वह अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। इस छोटी-सी कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलती है और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जहाँ भी आपके परिवार के आपके माता-पिता शादी आपकी तय करते हैं, वहीं पर आपको शादी करनी चाहिए। पूरी वीडियो का श्रेय यही है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।